आज हम भारतीय संविधान की उस कहानी में उतर रहे हैं जो किसी शतरंज के खेल से कम नहीं है। एक तरफ थी सामाजिक बदलाव के लिए बेचैन एक नई नई सरकार और दूसरी तरफ थी संविधान के उसूलों की रक्षा के लिए खड़ी न्यायपालिका। और इस शाहमात के खेल के केंद्र में थे 3 अनुच्छेद, 31A, 31B और 31C। और देखिए, ये सिर्फ कानूनी धाराओं की कोई सूखी कहानी नहीं है। ये उस जद्दोजहद की कहानी है कि एक देश अपने करोड़ों नागरिकों को सामाजिक न्याय कैसे दे और साथ ही उनके मौलिक अधिकारों का सम्मान भी कैसे करें। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस खींचतान के हर मोड़ को उजागर करते हैं। आज हम इसी कानूनी दावपेच को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। और ये पूरी कहानी एक बहुत ही बुनियादी लेकिन मुश्किल सवाल से शुरू होती है। सोचिए, देश नया नया आजाद हुआ है। जमींदारी प्रथा की वजह से जमीन कुछ ही लोगों के हाथ में है और करोड़ों लोग भूमिहीन हैं। सरकार वादा कर चुकी है कि वो सबको बराबर लाएगी, लेकिन संविधान कहता है कि हर नागरिक को संपत्ति का अधिकार है, जो एक मौलिक अधिकार है। तो जब सरकार की नीतियां और नागरिक के अधिकार आमने सामने आ जाए तो क्या होता है? इसी टकराव ने हमारे संविधान को वो शक्ल दी है जो आज हम देखते हैं। तो चलिए खेल की पहली चाल से शुरू करते हैं। साल 1950, संविधान लागू हो चुका है। सरकारें, खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश जैसी, जमींदारी खत्म करने के लिए कानून बना रही हैं। लेकिन जमींदार तो चुप नहीं बैठेंगे। उनके हाथ से उनकी जमीन जा रही थी। बिल्कुल नहीं, वो सीधे अदालत पहुंच गए और 1950 में पटना हाई कोर्ट ने बिहार भूमि सुधार कानून को ये कहकर रद्द कर दिया कि ये तो अनुच्छेद 14 यानी समानता के अधिकार और अनुच्छेद 31 के संपत्ति के अधिकार का सीधा सीधा उल्लंघन है। ये सरकार के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। उनका पूरा सामाजिक सुधार का एजेंडा पहले ही कदम पर रुक गया था। यहाँ पे बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। कोई भी सोचेगा कि सरकार अब सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी, लेकिन सरकार ने एक बिल्कुल अलग, एक बहुत ही ऑडेशियस रास्ता चुना। उन्होंने कहा, अगर कानून संविधान से टकरा रहा है तो हम कानून नहीं, संविधान ही बदल देंगे। एकदम सही। ये एक बहुत बड़ा कदम था। तत्कालीन संसद, जो उस समय संविधान सभा भी थी, 1951 में पहला संवैधानिक संशोधन लेकर आई और इसने संविधान में 2 ऐसे हथियार जोड़े जिन्होंने खेल का रुख ही बदल दिया, अनुच्छेद 31A और 31B। अच्छा, तो ये इन 2 हथियारों को जरा समझते हैं। पहले 31A, अगर मैं इसे आसान भाषा में कहूँ तो ये एक तरह की ढाल थी, है ना। सरकार ने अपने भूमि सुधार कानूनों के आगे एक शील्ड लगा दी। हाँ, बिल्कुल एक बेहतरीन एनालॉजी है। बिल्कुल यही मकसद था। अनुच्छेद 31A ने साफ साफ कह दिया कि अगर कोई कानून जमींदारी खत्म करने या कृषि सुधार के लिए बनाया गया है तो उसे इस आधार पर कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता कि वो समानता के अधिकार यानी अनुच्छेद 14 या स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 19 को छीनता है। तो ये एक मजबूत ढाल थी। और 31B, मैंने सुना है कि ये ढाल से भी ज्यादा खतरनाक चीज थी। कुछ लोग इसे संविधान का ब्लैक होल कहते हैं। ब्लैक होल इसके लिए बिल्कुल सही शब्द है। 31B ने एक नई चीज बनाई, 9वीं अनुसूची या 9th शेड्यूल। ये एक तरह की कह सकते हैं जादुई तिजोरी थी। इस अनुच्छेद ने कहा कि संसद किसी भी कानून को इस 9वीं अनुसूची में डाल सकती है और एक बार कोई कानून इस तिजोरी में चला गया तो उसे किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। वो कानून न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू के दायरे से ही बाहर हो गया। एक मिनट, इसका मतलब सरकार एक ऐसी लिस्ट बना सकती थी जिसमें कोई भी कानून डाल दो और वो अदालत की पहुंच से बाहर हो जाए। हाँ, और यही इसकी सबसे बड़ी आलोचना का कारण बना। शुरुआत में इस लिस्ट में सिर्फ 13 कानून डाले गए जो सभी भूमि सुधार से जुड़े थे, लेकिन आज इस लिस्ट में 280 से ज्यादा कानून हैं और इसमें तमिलनाडु के 69% आरक्षण कानून से लेकर कई ऐसे कानून हैं जिनका जमींदारी या भूमि सुधार से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो जिस तिजोरी को एक खास मकसद के लिए बनाया गया था, उसका इस्तेमाल धीरे धीरे हर चीज के लिए होने लगा। तो सरकार ने 31A और B के रूप में एक तरह का ब्रह्मास्त्र बना लिया। लेकिन जाहिर है जमींदार या संविधान के जानकार इस ब्रह्मास्त्र को चुपचाप स्वीकार तो नहीं करेंगे। जरूर इसे चुनौती मिली होगी। चुनौती मिली और तुरंत मिली। शंकरी प्रसाद मामले में इस पहले संशोधन को ही सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया, लेकिन उस दौर को अक्सर न्यायपालिका के निष्क्रिय युग की तरह देखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 13 के तहत जो न्यायिक समीक्षा की शक्ति है वो सिर्फ
साधारण कानूनों पर लागू होती है, संवैधानिक संशोधनों पर नहीं। अदालत का तर्क था कि जब संसद संविधान में संशोधन करती है तो वो अपनी विधायी शक्ति का नहीं बल्कि संवैधानिक शक्ति का इस्तेमाल कर रही है, जो कि असीमित है। तो संशोधन को वैध ठहरा दिया गया। तो पहले राउंड में संसद जीत गई, लेकिन ये लड़ाई सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं रही है ना, मामला और बड़ा होने वाला था। सही कहा। अब हम आते हैं 1960 के दशक के अंत में। देश का राजनीतिक माहौल बदल रहा था। इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ के नारे के साथ एक समाजवादी एजेंडा लेकर आई थी। इसी कड़ी में 1969 में सरकार ने 14 बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। ये एक बहुत बड़ा पॉपुलिस्ट कदम था। और जाहिर है बैंक के मालिक भी कोर्ट गए होंगे। बिल्कुल। और इस बार नतीजा अलग था। आरसी कूपर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 10-1 के भारी बहुमत से बैंक राष्ट्रीयकरण के फैसले को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सरकार जो मुआवजा दे रही है वो पर्याप्त नहीं है और ये तरीका मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। अब सुप्रीम कोर्ट ने दिखा दिया था कि वो चुपचाप नहीं बैठेगी। ये सरकार और न्यायपालिका के बीच एक सीधा टकराव था, एक शोडाउन। तो सरकार एक बार फिर उसी मोड़ पर आ खड़ी हुई। एक तरफ उसकी नीतियां, दूसरी तरफ अदालत का फैसला। तो सरकार की अगली चाल क्या थी? सरकार ने फिर वही किया जो वो सबसे अच्छा जानती थी, संविधान में संशोधन। 1971 में 25वां संशोधन लाया गया और इसने अनुच्छेद 31C को जन्म दिया। अगर 31A और 31B ब्रह्मास्त्र थे, तो 31C एक तरह से पूरी युद्ध नीति को बदलने वाला कदम था। ये 31C इतना क्रांतिकारी क्यों था? क्योंकि इसने पहली बार कहा कि संविधान के कुछ निदेशक सिद्धांत यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कुछ मौलिक अधिकारों से ऊपर है। इसने कहा कि अगर सरकार अनुच्छेद 39B और 39C को लागू करने के लिए कोई कानून बनाती है, जिनका मकसद धन के जमाव को रोकना है, हाँ, और संसाधनों का बराबर बंटवारा करना है, तो उस कानून को अनुच्छेद 14, 19 या 31 के उल्लंघन के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता। ये तो एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। इसका मतलब तो ये हुआ कि समाज के भले के लिए व्यक्ति के अधिकार को सीमित किया जा सकता है। ये तो पूरे संविधान के संतुलन को हिला देने वाली बात थी। बिल्कुल। और इसी ने भारतीय संवैधानिक इतिहास के सबसे बड़े मुकदमे की नींव रखी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। इस एक केस ने हमारे संविधान की कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। केशवानंद भारती केस, इसका नाम तो सुना है। इसे संविधान बचाने वाला केस भी कहते हैं। इसमें ऐसा क्या हुआ था जो इतना ऐतिहासिक था? इसमें सब कुछ ऐतिहासिक था। पहली बार सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी बेंच बैठी, 13 जज। सुनवाई 68 दिनों तक चली, जो आज तक का रिकॉर्ड है। याचिकाकर्ता की तरफ से नानी पालखीवाला जैसे दिग्गज वकील बहस कर रहे थे। दांव पर सवाल ये था कि क्या संसद की संविधान बदलने की शक्ति असीमित है? क्या वह संविधान के किसी भी हिस्से को बदल, हटा या नष्ट कर सकती है? और फैसला, मुझे पता है कि बहुत करीबी फैसला था। हाँ, 7-6 के मामूली बहुमत से फैसला आया। एक जज इधर से उधर होता तो आज हमारे संविधान की शक्ल कुछ और होती। अदालत ने एक बीच का रास्ता निकाला, एक ऐसा सिद्धांत दिया जो आज भी हमारी संवैधानिक व्यवस्था की नींव है। उन्होंने 25वें संशोधन के पहले हिस्से को तो सही माना, यानी 39B और C को लागू करने वाले कानून को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी। लेकिन उन्होंने संशोधन के उस दूसरे हिस्से को रद्द कर दिया जो कहता था कि ऐसे कानूनों की न्यायिक समीक्षा हो ही नहीं सकती। और यहीं पर उस मशहूर मूल ढांचे के सिद्धांत यानी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का जन्म हुआ। बिल्कुल। अदालत ने एक तरह से संसद से कहा, सुनिए, आपके पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। आप घर में रेनोवेशन कर सकते हैं, दीवारें बदल सकते हैं, नया पेंट कर सकते हैं, लेकिन आप घर के बुनियादी स्तंभों को नहीं तोड़ सकते, आप नींव को नष्ट नहीं कर सकते। और यही बुनियादी स्तंभ, यही नींव संविधान का मूल ढांचा है। इसमें लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, कानून का शासन और सबसे महत्वपूर्ण न्यायिक समीक्षा शामिल है। संसद कुछ भी कर सकती है, लेकिन इस मूल ढांचे को नहीं छू सकती। वाह, तो ये एक तरह का संतुलन था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरकार इस फैसले से खुश हुई होगी।
ये खींचतान तो जारी रही होगी। जारी रही और इमरजेंसी के दौरान अपने चरम पर पहुंच गई। 1976 में 42वें संशोधन के जरिए सरकार ने केशवानंद भारती के फैसले को पलटने की कोशिश की। उन्होंने अनुच्छेद 31C का दायरा बढ़ाकर कह दिया कि सिर्फ 39B और C ही नहीं, बल्कि किसी भी निर्देशक सिद्धांत को लागू करने के लिए बनाया गया कानून मौलिक अधिकारों पर भारी पड़ेगा। ये संसद को असीमित शक्ति देने की एक और कोशिश थी। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने फिर से दखल दिया? हाँ, 1980 में मिनर्वा मिल्स मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस विस्तार को रद्द कर दिया और यहाँ उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान एक रथ की तरह है जिसके 2 पहिए हैं। एक पहिया है मौलिक अधिकार और दूसरा है निदेशक सिद्धांत। आप एक पहिए को दूसरे से बहुत बड़ा बनाकर रथ को आगे नहीं बढ़ा सकते। रथ तभी चलेगा जब दोनों पहियों में संतुलन हो, और मौलिक अधिकारों और निदेशक सिद्धांतों के बीच का ये संतुलन और सामंजस्य ही संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। ये रथ के 2 पहियों वाली बात तो इस पूरी बहस को बहुत अच्छे से समझा देती है। लेकिन उस ब्लैक होल यानी 9वीं अनुसूची का क्या हुआ? क्या वो हमेशा के लिए न्यायिक समीक्षा से बची रह गई? उस पर भी आखिरकार स्पष्टता आई। पहले वामन राव मामले जो 1981 में था, और फिर निर्णायक रूप से IR कोयलो मामले 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइन खींच दी। वो तारीख थी 24 अप्रैल 1973, यानी केशवानंद भारती के फैसले का दिन। तो ये तारीख एक डेडलाइन बन गई। हाँ, एक तरह की लक्ष्मण रेखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 24 अप्रैल 1973 से पहले जो भी कानून 9वीं अनुसूची में डाल दिए गए उन्हें हम नहीं छुएंगे। लेकिन इस तारीख के बाद डाले गए किसी भी कानून की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। अगर कोई कानून संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है, जैसे कि अनुच्छेद 14, 19 और 21 से बने स्वर्णिम त्रिभुज या गोल्डन ट्रायंगल को नष्ट करता है, तो 9वीं अनुसूची में होने के बावजूद उसे रद्द किया जा सकता है। तो उस ब्लैक होल में भी अब रोशनी की एक किरण जा सकती है। तो आज इतने सालों बाद इन अनुच्छेदों की क्या प्रासंगिकता है? क्या ये अभी भी हमारे कानूनी सिस्टम का हिस्सा है? ये बहुत ही प्रासंगिक है। अभी हाल ही में अप्रैल और नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इस बात की पुष्टि की है कि अनुच्छेद 31C, जैसा कि केशवानंद भारती मामले में उसे सीमित किया गया था, आज भी लागू है। ये बहस आज भी जिंदा है। जब भी सरकार बड़े आर्थिक सुधारों, भूमि अधिग्रहण या जन कल्याण की योजनाओं की बात करती है, तो ये सवाल हमेशा खड़ा होता है कि सामाजिक कल्याण और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच सही संतुलन कहाँ है। ये पूरी यात्रा दिखाती है कि हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि एक बहती हुई नदी है जो विधायिका और न्यायपालिका के बीच निरंतर संवाद से अपना रास्ता बनाती है। तो ये थी अनुच्छेद 31A, B और C की कहानी, एक संवैधानिक सफर जो दिखाता है कि हमारा संविधान टकरावों, बहसों और व्याख्याओं से बना एक जीवंत दस्तावेज है। इसका सार यही है कि एक लोकतंत्र में सामाजिक न्याय के बड़े लक्ष्यों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बलि दिए बिना कैसे हासिल किया जाए। मूल ढांचे का सिद्धांत इस नाजुक संतुलन को बनाए रखने के लिए न्यायपालिका का जवाब था। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि बहुमत की सरकार सामाजिक कल्याण के नाम पर संविधान की आत्मा को ही खत्म न कर दे। और ये पूरी कहानी एक बहुत गहरा सवाल हमारे लिए छोड़ जाती है। 9वीं अनुसूची जैसा एक शक्तिशाली संवैधानिक उपकरण एक बहुत ही खास मकसद यानी कृषि सुधारों के लिए बनाया गया था, लेकिन समय के साथ इसका इस्तेमाल हर तरह के कानूनों को न्यायिक संवैधानिक समीक्षा से बचाने के लिए किया जाने लगा। तो सोचने वाली बात यह है कि जब एक खास बीमारी के इलाज के लिए बनाई गई दवा का इस्तेमाल हर मर्ज के लिए होने लगे, तो क्या ये खुद उस शरीर यानी संवैधानिक व्यवस्था को ही कमजोर करने का खतरा पैदा नहीं कर देती जिसकी रक्षा के लिए उसे बनाया गया था?